हेलो बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम को दिमाग में रखते हुए एक छोटा सा प्रयास मैं YouTube पर कर रहा हूं। इसे आप लोग अंत तक जरूर देखें और देख करके बताएं कि क्या ये आपके लिए कारगर साबित हो रहा है या नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग का साइड बुक के हिसाब से चला है तो पहला चैप्टर है, उसके कुछ एमसीक्यूज। ठीक, कुछ आसान भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं। कुल मिलाकर के बोर्ड को दिमाग में रखते हुए ये क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो बिना समय गवाए ये हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, कोई एक बॉडी है जो निगेटिवली चार्ज हो रही है, कोई एक बॉडी है जो निगेटिवली चार्ज हो रही है। अब जरा समझिए, निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या? कोई भी बॉडी आप लेते हैं, यदि इसे आप चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ता है या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां एक चीज क्लियर हो गया कि यदि बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रही है मतलब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि इट मींस, इसका क्या मतलब है? कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब देखिए, ऑप्शन पढ़िए। द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। शुरू में ही क्लियर हो गया कि बॉडी निगेटिवली चार्ज है मतलब हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन दिया है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुतया हो गई है। तो यही ऑप्शन हमारा जा रहा है। आगे ऑप्शन पढ़ने का मन करे तो पढ़ लिया जाए। द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये तो होगा नहीं भाई। प्रोटॉन को नहीं आप दे सकते हैं, नहीं आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को देने और निकालने का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन होता कहां है बेटा? तो ये होता है आपके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अब यहां से आप प्रोटॉन निकालेंगे या प्रोटॉन देंगे मतलब न्यूक्लियस तोड़ेंगे, और न्यूक्लियस तोड़ने का मतलब एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। वो आपका एटम जो है वो एनर्जी का रूप ले लेगा। वो हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस। प्रश्न आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी बॉडी पर, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रुका हुआ है, यदि रेस्ट में है, तो ये अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यही इलेक्ट्रिक चार्ज यदि मोशन में आ जाएगा, चलने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और वही चार्ज का मोशन यदि एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो फिलहाल हमसे क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करता है? नहीं। यदि वो मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कब? जब वो मोशन में आएगा तब। नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा एक बात दिमाग में रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज यदि दुनिया में कहीं भी पैदा हो गया तो इतना तो श्योर है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। यदि वो चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और चलते समय यदि वो एक्सेलरेट कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाएगा, यानी कि ईएम वेव्स भी क्रिएट होंगी, एनर्जी भी क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड। दो चार्ज बॉडी हैं हमारे पास, दो चार्ज बॉडी हैं। थोड़ा सा इसका बदल लें। हाँ, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज बॉडी। दो बॉडी हमारे पास है, दोनों बॉडी चार्ज है, दोनों बॉडी चार्ज है। ठीक, और इनके बीच में कनेक्शन भी है, इनको कनेक्ट भी किया गया है। ठीक, कह रहा है कि फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो एक बात आप समझिए। देखिए, करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। बॉडी के चार्ज हो जाने से करंट फ्लो नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस यदि रहा तो ही जो है वो करंट फ्लो करेगा। तो दे हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कह रहा है कि उनके पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम होगा इस वजह से। तो ऐसा नहीं है।
अब आप समझिए इस बात को, जैसे एक कोई बॉडी आप ले लेते हैं, इसके पास जितना चार्ज देते हैं, एक बड़ी बॉडी ले लेते हैं, इसके पास भी उतना ही चार्ज देते हैं, लेकिन इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। आप कनेक्शन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो जहां भी करंट के नहीं फ्लो होने की बात है, इसका मतलब कि उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए कि दे हैव द सेम कैपेसिटी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। दे हैव द सेम रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, आपको इससे भी मतलब नहीं है। सीधा सा बात समझिए कि जहां भी नो फ्लो ऑफ करंट आए, इसका मतलब बोथ द बॉडीज आर एट सेम पोटेंशियल, यही कारण है उसके करंट नहीं फ्लो करने का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, द चार्ज ऑन द अदर बॉडी, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इतना समझना है। देखिए बात यहां हो रही है चार्ज बॉडी की, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, चार्ज बॉडी की बात हो रही है। तो कह रहे कि इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, मतलब एक चार्ज बॉडी है, एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। अब आप एक चीज पढ़े हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात आप पढ़े हुए हैं, लेकिन ये पार्टिकल के लिए है। यदि यही हम बॉडी ले लें, जैसे हमने एक ये बॉडी लिया और हमने एक ये बॉडी लिया, मान लीजिए कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल एक पल के लिए मान लेते हैं, न्यूट्रल का मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। होगा क्या कि जब ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक इसको रखेंगे तो जितने इसके निगेटिव चार्ज हैं सब इधर आके बाउंडेड होंगे और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव की दूरी ज्यादा है और पॉजिटिव से नेगेटिव की दूरी कम है, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के मुकाबले ज्यादा होगा। इस बॉडी पर एक नेट फोर्स लग जाएगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स रिपल्सन का लगेगा बाहर की ओर और इस पर एक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा अंदर की ओर। तो यहां जो इधर वाला जो फोर्स है ये कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, और ये फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है। तो हमने तो ये बॉडी न्यूट्रल लिया, हमने ये बॉडी कैसा लिया, न्यूट्रल लिया। फिर भी क्या हो रहा है, ये बॉडी इधर खींची हुई चली जा रही है। तो हमारे पास यदि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो अट्रैक्शन के लिए, ये जरूरी नहीं है। यह न्यूट्रल रहा तो भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है और निगेटिव रहा तो अट्रैक्ट कर ही सकता है। तो इससे एक बात समझ में आ रहा है कि यदि एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी पर जो चार्ज है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेट चार्ज की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन यही क्वेश्चन में चार्ज बॉडी के जगह पर चार्ज पार्टिकल की बात कर दे, एक पॉइंट साइज की बॉडी की बात कर दे, तो उस सिचुएशन में क्लियर हो गया कि यदि इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी के पास निगेटिव होगा तो ही अट्रैक्शन होगा, अन्यथा अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से मेमोराइज करिएगा कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही बॉडी चार्ज होंगी। एक बॉडी चार्ज और दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि दोनों बॉडी चार्ज हो। तो उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ किलोवाट आवर। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये किलोवाट आवर्स का मतलब क्या है। तो किलोवाट आवर दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P इज इक्वल टू E बाई टी। यहां से फार्मूला बेटा बन जाएगा E इज इक्वल टू P इंटू टी। यदि इसी पावर को मैं किलोवाट में रखूं, टाइम को आवर में रखूं, तो यूनिट बन जा रहा है किलोवाट आवर। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। कर नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू डैश बटे में 1000 लिखा है। अब यहां इनमें से क्या आएगा, यहां जो आप रखेंगे क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे, हर ऑप्शन में टाइम दिया है। अब यहां जो आप टाइम रखेंगे वो किसमें रखेंगे, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। अब यहां टाइम ही क्यों रखेंगे, जरा इस पर हम लोग विचार कर लें। तो देखिए E इज इक्वल टू पी इंटू टी है। अब ये आपका पावर तो चलिए भाई किलोवाट में हो गया। अब टाइम जो यहां है T,
वो किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है, अब जरा गौर करिए इस पे, थोड़ा सा इसको छोटा करके बेटा हम लोग समझते हैं कि क्या रखा जाएगा यहां पे। देखिए देखिए ध्यान से समझने वाला ये क्वेश्चन है। ये उठा लेता है, ध्यान से समझने वाला ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा गौर करिए। यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स में आप यही समझ रहे हैं कि भाई पावर इज इक्वल टू हो रहा है ई मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा करते हैं, ये फार्मूला ना लेकर के ना डायरेक्ट हम लोग आते हैं। देखिए पावर के हमारे पास क्या क्या फार्मूले हैं, एक फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, एक फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और एक फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में आर। और पावर का बेसिक फार्मूला जो आप पढ़े होंगे P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां से इसको उधर भेजते हैं तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा P इंटू टी। अब एक काम करते हैं, इस P को हम यहां से उठा लेते हैं, तो यही एनर्जी बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है, नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स को बराबर किया है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहां पर आप साफ साफ दिख रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट हो गया, और यहां पर ये एम्पियर हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर T यदि आप सेकेंड में रखते हैं तो ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, तो एनर्जी भी किस में आ जाएगा, जूल में आएगा। और एक्चुअल में हमको यहां एनर्जी ले किस में आना है, किलोवाट आवर में ले आना है। तो यहां एक चीज देखिए कि यहां पर ये एक्चुअल में P है, V इंटू आई, V इंटू आई, ये क्या है हमारे पास P है। तो पावर डिवाइडेड बाई हो गया 1000, तो पावर को 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये किलोवाट हो गया। तो यहां तक तो हमको किलोवाट मिल जा रहा है। अब किलोवाट के साथ हमको चाहिए क्या, आवर चाहिए। तो यहां आवर चाहिए तो समय को किसमें रखना होगा, आवर में रखना होगा। तो थोड़ा सा फार्मूले का इसमें यूज आपको करना है। पहले तो आपको समझना होगा कि भाई वोल्टेज इंटू एम्पियर, तो वोल्ट आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है, तो V इंटू आई यहां से आ गया। अब इंटू टी करेंगे तो एनर्जी आएगी। अब इस एनर्जी में यहां पर 1000 से डिवाइड करके और इस क्वांटिटी को किलोवाट में बदल दिया है, तो भाई आपको टाइम भी किसमें रखना पड़ेगा, आवर में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ ना, फ्यूज वायर जो है वो बना किस चीज से होता है, तो ये याद रखिएगा कि फ्यूज वायर एक एलॉय होता है टीन और लीड का। ठीक ना, क्यों होता है इसके बाद में मतलब आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वहां जिक्र होगा इस बात का। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी हम लोग जिक्र किए हैं कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, कहां से इसको सोचा जा रहा है, तो किलोवाट मतलब पावर, आवर मतलब टाइम, और P इंटू टी किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एनर्जी की यूनिट होगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट। अब ये थोड़ी सी नई चीज आपके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपान में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से इसको मैं इधर भेजूं तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होगा। अब यदि इस चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रॉन मान लूं तो यही W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू V हो जाएगा। अब यहां समझिए, इस E को हम E रहने दें और V की मेजरिंग हम किसमें करेंगे, वोल्टेज में, वोल्ट में। तो ये हमारे पास हो गया E इंटू वी। अब E इंटू वी यानी कि ये, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ रहा है, वर्क के बराबर आ रहा है, और वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है। तो मैं कह सकता हूं कि यही वर्क डन जो है वो एनर्जी लिखा जा सकता है, और एनर्जी की एक और यूनिट हमारे पास आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास प्रश्न क्या था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसकी है, तो एनर्जी की यूनिट है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, इसको याद रखिएगा
कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। अब आपको विश्वास हो रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के बराबर किया, तो जूल तो यूनिट किसकी है, एनर्जी या फिर वर्क की है, तो वर्क इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए एनर्जी को हम टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके बराबर है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे लग जा रहा है मेगा, और मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। तो इस सिचुएशन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। यहां पर देखिए बेस सेम है तो पावर के साथ एडिशन होगा, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 आने वाला है। तो क्या समझ में आया कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अ मैन हैज 5 रेजिस्टर्स, एक आदमी के पास 5 रेजिस्टर हैं, इच ऑफ वैल्यू 1/5, प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1/5 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम। अब ध्यान दीजिए, जब भी बात मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाने की हो, आप हमेशा कनेक्शन किसमें मारेंगे, सीरीज में मारेंगे। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में जोड़ा जाएगा वायर को, और सीरीज में आप एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि आपके पास आरनेट निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में और सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करिए। तो यहां आपके पास जो रेजिस्टर है वो 1/5 ओम का है, और इनकी संख्या कितनी है, 5 है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, और यहां आपके पास क्या आने वाला है, 1 ओम। यानी कि 1/5 ओम के 5 रेजिस्टर्स जोड़ के हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो पैदा कर सकते हैं वो पैदा कर सकते हैं कितना, 1 ओम। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, मैक्सिमम के जगह पर यदि मिनिमम वर्ड ले दिया तब क्या करेंगे, यदि हमसे मिनिमम पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो मिनिमम के लिए बेटा अब इस रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में जोड़ना होगा, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो उस सिचुएशन में जो आर नेट की वैल्यू आती है वो R/N होती है। अच्छा, ये फार्मूला इस स्पेशल केस के लिए है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, यही रेजिस्टेंस बार बार जोड़ा जा रहा है। यदि रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो फिर आपको फार्मूला मालूम ही होगा सीरीज के लिए, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। यदि वही पैरेलल में रहे तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/RN। लेकिन यहां एक स्पेशल केस उठाया है कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स 1/5 ओम के हैं, और संख्या कितनी है, 5 है। तो सीरीज की बात करें तो R/N करेंगे, और सीरीज की बात करने का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो, और जब मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो उस सिचुएशन में R नेट निकालने के लिए R/N फार्मूला यानी कि 1/5 और अपान में 5 करेंगे बेटा, तो ये 5 ही नीचे आ जाएगा और आ जाएगा 1/5 इंटू 5, और मिनिमम आ जाएगा 1/25 ओम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ I is the current through a wire and E is the charge of electron, then the number of electron in t second will be given by। आसान क्वेश्चन है, हमारे पास फार्मूला है, देखिए भाई I is equal to Q/T ना। देखिए शाहरुख खान का कुत्ता भी अंग्रेजी में बात करता है। I is equal to Q/T मतलब I का 2, तो I is equal to Q/T, जहां पर Q की वैल्यू हम लोग क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट से लिख सकते हैं Q is equal to NE/T, तो यही I हमारे पास हो जाएगा NE/T। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी सेकेंड विल बी गिवन बाई, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो n के रेफरेंस में इस फार्मूले को बदलेंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा IT/E। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
तो IT/E चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, ये ध्यान देना है। I = Q/T, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि Q की वैल्यू NE के बराबर होती है, तो हमारे पास I = NE/T हो गया। हमको N चाहिए तो N को छोड़ के बाकी चीजों को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, मतलब कि अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के हिसाब से हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं। तो देखिए, किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनों के चलने से, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा, लेकिन करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि करंट के चलने की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होता है। अब आइए आपसे उसको पढ़ा जाए। करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जी बिल्कुल नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम्स, ये तो बड़ी मजाक कर रहा है हम लोग के साथ। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो हद से ज्यादा मजाक कर दिया है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहां आप देखिए, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि निगेटिव चार्ज के चलने की दिशा के विपरीत में। तो आप एक बात आप समझिए कि जैसे आपके पास एक कंडक्टर है, गौर से समझिएगा, और हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं। यहां निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां निगेटिव आने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। लेकिन करंट के चलने की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है। तो जब हमारे पास ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में करंट चलता है, तो फिर उसके लिए एक सेंटेंस लिखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा में। तो ये देखिए एक हाइपोथेटिकल बात है, जब भी एक वायर में करंट फ्लो करता है तो दैट करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। लेकिन यहां एक बात सोची गई कि जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और वही करंट के चलने की दिशा होगी। तो इसके हिसाब से हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि एक वायर में करंट जो फ्लो होता है वो निगेटिव चार्ज के वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज के चलने की वजह से नहीं। पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं। ठीक है, ये देखिए अच्छा प्रश्न आया एक, हाउ विल द रीडिंग इन द एमीटर ए, एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ एक एमीटर लगाया हुआ है, ये मेंस का मतलब यहाँ बैटरी जोड़ा गया है। ठीक है, एक बल्ब है यहाँ पर P और इसके साथ एक बल्ब Q जिसको पैरेलल में जोड़ा गया। वोल्टेज को कह रहा है कि मेंटेन रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये सर्किट है, यहाँ एक एमीटर जोड़ दिया गया है, यहाँ एक बल्ब P पहले से लगा हुआ है, फिर यहां से एक दूसरा बल्ब Q इसके पैरेलल में जोड़ा गया, स्विच को फिलहाल ऑफ रखा है। ठीक, मतलब अभी यदि बल्ब सिर्फ यही P वाला ही ग्लो कर रहा होगा। कह रहा है कि यदि इस स्विच को ऑन कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में जो रीडिंग होगी, हाउ विल द रीडिंग इन द एमीटर, जो एमीटर की रीडिंग होगी वो किस तरह से बदलेगी। सपोज करिए, मान लीजिए कि ये बल्ब यदि जल रहा है तो एमीटर रीडिंग 2 एम्पियर का दे रहा है, मतलब 2 एम्पियर यहां से करंट निकल रहा होगा तो रीडिंग 2 एम्पियर का दे रहा है। जब दूसरा बल्ब पैरेलल में जोड़ करके और स्विच ऑन कर देंगे इसका, तो क्या रीडिंग अभी भी वही रहेगी या बदल जाएगी? अच्छा बदलेगी तो क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, यही बात आपसे यहां पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखिए, जैसे आपके पास ये एक बैटरी हो गई और यहां आपने एक बल्ब लगा दिया। ठीक, अब यहां से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं I करंट फ्लो कर रहा है। अब एक दूसरा बल्ब यदि इससे पैरेलल में हम इंस्टॉल करते हैं तो देखिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के भी अक्रॉस होगा। तो उस सिचुएशन में ये बल्ब तो जो अपना करंट ले रहा था वो लेगा ही, अब इस नए बल्ब को ले आया तो ये भी तो कुछ करंट लेगा, और वो करंट की भरपाई करेगा कौन? तो यहां की बैटरी करेगी। यानी कि इस बैटरी से निकलने वाले करंट की वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी। अब ये मान लीजिए कि यहां हम एमीटर लगाए हैं, तो पहले एमीटर जो रीडिंग ले रहा था वो सिर्फ इस बल्ब के करंट को ले रहा था, अब इस बल्ब के भी करंट को लेगा, तो ऑब्वियस है कि यहां पर एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है भाई हमारे पास?
ऑप्शन कौन सा जा रहा है? देखिए, द रीडिंग विल बी रिड्यूस टू 1/2, तो ऐसा तो होगा नहीं, रीडिंग तो 1/2 होगी नहीं, कम तो होगी नहीं। द रीडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड, भाई रीडिंग इफेक्टेड तो होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। द रीडिंग विल बी डबल द प्रीवियस वैल्यू, यदि हमारे पास ये दोनों बल्ब आइडेंटिकल है तो भाई जितना ये करंट ले रहा था उतना ये भी करंट लेगा, तो ऑब्वियस है कि डबल हो जाएगा। अब आगे कह रहा है द रीडिंग विल बी इंक्रीज्ड 4 फोल्ड, कह रहा है कि 4 गुना रीडिंग हो जाएगी। तो बल्ब क्या बोला है? आइडेंटिकल बोला है, तो भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितना ये बल्ब करंट ले रहा था उतना ये भी करंट लेना शुरू करेगा और वो यहां से मेन सप्लाई से आपको मिलेगा। यानी कि पहले यदि ये अकेले जल रहा था और 2 एंपियर का करंट था, तो अब 2 एंपियर का करंट ये भी लेगा और कुल मिला के यहां पर 4 एंपियर की रीडिंग आ जाएगी। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई? द रीडिंग विल बी डबल द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए फिगर में एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? एमीटर की रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? 20 वोल्ट आ रही है। कह रहे थे करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, आप ओम्स का नियम यहां लगाएंगे तो V = IR होगा। उसके हिसाब से यदि आप R सोचेंगे तो R की वैल्यू V/I होगी। वोल्टेज कितना है? 20 है। करंट कितना है? 5 है। तो आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम होगी। और अच्छी बात देखिए कि यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम दिया गया है, लेकिन ये 4 ओम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं है। फिर क्या है? एग्जैक्टली यदि नहीं है तो क्या है? तो आप समझिए, देखिए आप जब वोल्टमीटर को यहां जोड़े तो भाई वोल्टमीटर आप पढ़े, आपको पढ़ाया गया ये चीज कि वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस की डिवाइस होती है। अब वोल्टमीटर यदि जुटा तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में, तो जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो आपको यहां पर इस रीडिंग से प्राप्त हो रही है, जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इसके रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी। तो यहां पर जो आपको मिल रहा है 4 ओम, वो एक्चुअल में कम होने के बाद की वैल्यू मिल रही है। सही मायने में देखा जाए तो यहां का रेजिस्टेंस 4 ओम से भी बड़ा होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 4 ओम। क्यों? क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना दें जिसका रेजिस्टेंस ही ना हो, ये तो संभव है नहीं। और बात वोल्टमीटर की हो रही है तो आपको शुरू में ही पढ़ाया गया होगा कि वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस की डिवाइस है। तो यदि ये हाई रेजिस्टेंस की डिवाइस है और इसके साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो यदि इसके साथ ये पैरेलल में जुड़ी हुई है तो भाई नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, समझिए इस बात को। ये मान लीजिए कि 100 ओम है और ये मान लीजिए कि 200 ओम है, तो इतना श्योर हो जाइए कि जब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम से भी कम होगी। वही आपको रीडिंग इसके हिसाब से दिखाई दे रही है 4 ओम। एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी में आप फार्मूला पढ़े, देखिए R = फार्मूला पढ़े ना, ρL/A। तो यहां से रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ रहा है? रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ रहा है RA/L। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपको यूनिट निकालनी है तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम होगा। एरिया का क्या होगा? स्क्वायर मीटर होगा। लेंथ का क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहां साफ साफ यूनिट आ रही है ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी बात हम लोग रेजिस्टिविटी की करते हैं तो वहां पर हम कंडक्टर के लेंथ को फिक्स कर लेते हैं, L को हम 1 मीटर फिक्स कर लेते हैं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जो है वो 1 स्क्वायर मीटर फिक्स कर लेते हैं, और फिर टेम्परेचर को भी फिक्स करके मेनली, और हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालते हैं, और जो इसका रेजिस्टेंस आता है उसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये एक स्पेशल केस का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होगी दिस विल ओम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट?
इस फिगर को देखना है और आपको बताना है कि करंट कितना है। तो देखिए करंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू है V बाई आर नेट। तो पहले तो हमको व्यवस्था करना होगा नेट रेजिस्टेंस का। अब नेट रेजिस्टेंस में आप यहां देख रहे हैं आपके पास यही रेजिस्टेंस है, अब इसी से बैटरी जुड़ी हुई है, तो इन्हीं दोनों इंड के बीच में हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहां आप देखिए जब इस ट्रायंगल के रूप में आ गया और हमको ए और बी के बीच में निकालना है, तो अब मानिए कि यहां से करंट चला, आई आया, अब यहां से करंट बटा इसमें चला गया, I1 इसमें चला गया, I2। अब देखिए जो करंट I1 इसमें आ रहा है वही करंट I1 इसमें भी आएगा। तो जब भी आपको सर्किट में ऐसे दो रजिस्टर्स मिले जिसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट यहां है वही करंट यहां भी जा रहा है, तो फिर ये जो आपके पास दोनों हैं ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, और उसके साथ ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो 2 ओम यदि सीरीज में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम होगा। ठीक, अब इस 4 ओम के साथ ये 2 ओम किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो उस सिचुएशन में आर नेट यदि निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 अपान में 4 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 8/6 ओम। ये हमारे पास आर नेट आया, और हमको भी दिया है कितना, 2 दिया हुआ है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, वी की वैल्यू 2 रखें, और यहां हमारे पास रेजिस्टेंस आया 8/6, तो बाई का 6 ऊपर लेके चले गए हम लोग। यहां हमसे ये कितनी बार में कटेगा भाई 4 बार में कटेगा। फिर ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एम्पियर। तो 3/2 एम्पियर का मतलब 1.5, तो 1.5 एम्पियर ये हमारा आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल्ड देन द रेजिस्टेंस विल बी। तो अब सिंपल सा फार्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आगे वाले में क्या कह रहा है, आगे वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंथ को हम क्या कर दे रहे हैं, लेंथ को क्या कर दे रहे हैं भाई, डबल कर दे रहे हैं। तो चलिए लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस तो डबल फिलहाल हो रहा है। फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दी। अब बताइए लेंथ भी डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल, तो जो डबल कर रहे हैं वो तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना। जब ये कैंसिल ही हो गया इसका मतलब कि रेजिस्टेंस अभी भी रो एल बाई ए ही रह जाएगा, पहले भी रो एल बाई ए ही था। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट इक्वल्स, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो देखो इसको समझना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब 1 वोल्ट, इसको यदि मैं 1 वोल्ट कर रहा हूं तो इसको मैं 1 जूल करूंगा और इसको 1 कुलाम करूंगा, तो 1 जूल बाई 1 कुलाम यही 1 वोल्ट होता है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 1 जूल पर कुलाम, यही हमारे पास ऑप्शन जा रहा है, 1 जूल पर कुलाम। भाई 1 जूल तो ये होगा नहीं, 1 कुलाम पर मीटर तो होगा नहीं, 1 न्यूटन पर कुलाम होगा नहीं, 1 जूल पर कुलाम। ठीक है, आगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, कह रहा है कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यदि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो बेटा ये जो ओम लिखा है ना इसी को उल्टा लिख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, महो। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है क्या, महो। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, which of the following network yields maximum effective resistance between A and B, A और B के बीच में इसमें से किसमें किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहां पर 2 ओम किसमें जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, तो इसका नेट रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा, और यह 1 ओम इस 2 ओम के साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है सीरीज में। अब यहां देखिए यह 2 ओम और 2 ओम ये मिलके कितना बनाएगा, तो 2 ओम सीरीज में ये है ना, देखिए A और B, तो ये सीरीज में हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, 4 ओम। अब 4 ओम 2 ओम के साथ कितना बनाएगा भाई, 4 इंटू 2 अपान में 4 प्लस 2 करेंगे तो यहां आएगा 8/6, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 4/3। ठीक, यहां देखिए ये 2 ओम किसमें है सीरीज में है, तो ये मिलके कितना बनाएगा 4, और 4 के साथ ये 2 किसमें है, पैरेलल में है, तो ये भी इसी के जैसा है, तो इसका भी आएगा 4/3। यहां 2 ओम 3 बार है और किसमें है, पैरेलल में है, तो यहां पर इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी, जो भी आपके पास आर है और बटे में इनकी जो संख्या है, तो आर आपके पास 2 है और इनकी संख्या कितनी है 3, तो 2/3। आपसे पूछा क्या है,
मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहां जो वैल्यू देख रहा है वो 1 पॉइंट समथिंग, यहां भी 1 पॉइंट समथिंग, और यहां तो लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि यही हमारे पास वो सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग बना ही लेंगे। चलिए, गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंड। एक कंडक्टर को मैं गुड कंडक्टर कह रहा हूं, तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसके न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होगी वो लूजली होगी, तभी तो ये फ्री है। तो जब भी आपके पास किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले तो उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। तो गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये करंट निकालने का फार्मूला है। आपसे कह रहा है कि हमको करंट 1 माइक्रो एम्पियर ले आना है, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना होगा। तो आप पहले ये समझिए, देखिए यदि 1 एम्पियर कहीं करंट फ्लो कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 1 कूलाम्ब का चार्ज हर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो हम करंट को बोलेंगे कि 1 एम्पियर है। 1 कूलाम्ब का मतलब हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकेंड में यदि फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इतने इलेक्ट्रॉन बहने से 1 एम्पियर आएगा, तो हमको 1 माइक्रो एम्पियर चाहिए। कितना चाहिए? 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या है आपको समझना होगा। माइक्रो का मतलब यहां पर क्या है? माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लायर ऑफ 10 टू द पावर -6। तो यहां आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -6 का, तो बेटा ये मिलके आएगा 10 टू द पावर 12, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर के लिए आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकेंड में फ्लो कराना होगा। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा ना, इस बात को याद रखिएगा कि 1 कूलाम्ब चार्ज का मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इतने इलेक्ट्रॉन्स हर 1 सेकेंड में चल रहे हैं, मतलब कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हमको 1 एम्पियर तो करंट चाहिए नहीं, हमको 1 माइक्रो एम्पियर चाहिए। तो माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लायर ऑफ 10 टू द पावर -6। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 -6 मिलके 12 बनाएगा, और हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में। देखिए बड़ा सिंपल है। इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो आप एक ही बार सारे फिगर को मत देखिए। अब एक सीधा सा काम करिए, यहां से करंट फ्लो कराइए ना, थोड़ा सा इसको बदला करिए, यहां से आप करंट फ्लो कराइए। ठीक, यहां आने के बाद आप देख रहे हैं कि करंट का एक रास्ता ये हो रहा है, करंट का एक रास्ता ये हो रहा है। आगे बढ़े तो फिर यहां से करंट के भी 2 रास्ते हो रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि जब करंट 2 रास्तों में बढ़ रहा है तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में होगा। तो 2 ओम पैरेलल में मिलके कितना बना देगा? 1 ओम बनाएगा। अब यही सर्किट को आप रीड्रॉ करिए। अब इन दोनों के बदले आप 1 ओम मान के चलेंगे। अब यहां आपसे फिर आप करंट फ्लो कराइए। अब यहां आने के बाद यही करंट यहां से मुड़ेगा 1 एम्पियर में, 1 ओम में जाएगा। तो अब ये 1 ओम इस 1 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में हो जाएगा। तो ये 1 ओम और 1 ओम मिलके कितना बनाएगा? 2 ओम। आगे इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। देखिए इन दोनों के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 1 है, और इन दोनों के बदले हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक, नीचे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये हमारे पास P हो गया और ये हमारे पास Q हो गया। ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास 1 ओम है, और ये दोनों मिल करके 1 ओम हो गए हैं। अब जब ये दोनों मिल करके सीरीज में है ना, देखिए यहां से जब आप करंट फ्लो कराएंगे, तो ये जब करंट आप फ्लो कराएंगे तो यहां आने के बाद करंट 2 रास्ता ले रहा है, लेकिन जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें भी आएगा, तो इस वजह से ये दोनों सीरीज में हो गए। अब ये 1 ओम मिलके 2 ओम। तो फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ करें। यहां पर हमारे पास P है, यहां पर ये
2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों मिल करके एक अकेले 2 ओम का रेजिस्टेंस तैयार किए। अब यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये P है और ये Q है। अब यह 2 ओम और यह 2 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है। तो फिर इस सिचुएशन में इनका जो आरनेट की वैल्यू होगी वह 1 ओम होगी। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपका कराया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फार्मूले वगैरह आप लोग सीरीज रेजिस्टेंस के पढ़ के आए होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा जा रहा है? 1 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन द रेजिस्टेंस विल बिकम। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आपसे पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो भाई हमारे पास कोई एक जनरल वायर हो गया, चलिए इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हमने कर दिया। अब इसी वायर को स्ट्रेच किया गया, तो ध्यान से समझना है। जैसे हमारे पास कोई एक वायर है और यदि इसे स्ट्रेच किया जाएगा, भाई इसकी कुछ लंबाई होगी, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जब इसे आप स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर पतला होगा क्योंकि भाई इसकी मोटाई का एक कुछ हिस्सा लेंथ में आएगा। तो यदि इसके लेंथ को आप खींच करके डबल कर देंगे तो उस दौरान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आधा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप किसी मटेरियल को कोई दूसरा शेप देते हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो यहां पर यदि इसका वॉल्यूम L इंटू A है तो यहां पर भी इसका वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए। तो अब यहां पर जब आप लंबाई को 12 कर दिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करेंगे, तभी तो इस 2 से 2 को कैंसिल करा के और आप L इंटू A अभी भी इसका वॉल्यूम रखेंगे L इंटू L इंटू A, अभी भी इसका वॉल्यूम वही रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके उसके लेंथ को डबल या आधा किया जाए तो इस दौरान लेंथ यदि डबल होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? आधा होगा। कंप्रेस करके लेंथ यदि आधा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए शुरू में हमारे पास जो वायर था उसका लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो उसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A के हिसाब से चले तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम था, तो 1 इक्वल टू रो L बाई A। ये हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रहा है आपसे? लेंथ को डबल कर दिया गया तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो। देखिए वायर को आप खींच करके डबल करें, आधा करें, 4 गुना करें, रेजिस्टिविटी पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लेंथ को आप डबल कर रहे हैं तो ये 12 हो गया और उस दौरान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा होगा तो A बाई में जो 2 लिखेंगे एक्चुअल में ऊपर ही जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा रो 2L अपान में A और ऊपर इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 रो L बाई A। अब आप देख रहे हैं कि जो रो L बाई A है इसकी वैल्यू कितनी है? पहला इक्वेशन में 1 है। जैसे यहां पर 1 पुट करेंगे तो जो आपको नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 इंटू 1 यानी कि 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे देखिए अच्छा प्रश्न आ रहा है कि द स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इसका। देखिए यहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है कि यहां जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। एक बात दिमाग में रखिए, जब आपके पास वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ हो, ग्राफ की लाइन सीधी जा रही है मतलब ओमिक कंडक्टर लेके चल रहा है, और जब यहां पर बेटा आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहां से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर में V आएगा और बेस में I आएगा, तो V बाई आई ओम के लॉ से रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो V वर्सेस I का ग्राफ रहे तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है। तो आप समझ सकते हैं कि I वर्सेस V का ग्राफ रहे और जब इसका आप स्लोप निकालेंगे, जब यहां आप स्लोप निकालेंगे तो यहां आपको रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस प्राप्त होगा। वही देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इज कॉल्ड। करंट वर्सेस वोल्टेज बनाया है तो स्लोप जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
कंडक्टेंस मिलेगा। और इसी क्वेश्चन में बोला रहता कि यदि ग्राफ V और I के बीच का, फिगर में V यहां और I यहां लिखा रहता तो हम रेजिस्टेंस लगाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछ ही दिया, द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज कार्ड। वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ बना उसका स्लोप क्या देता है, तो इसका स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये भी अच्छा प्रश्न आ गया, समझिए। V वर्सेस I का ग्राफ है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस मिलेगा हमको स्लोप से। फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ इज ड्रॉन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 फ्रॉम द ग्राफ इट फॉलोज। अब ध्यान से समझिए, इस वाली लाइन का स्लोप कम है, इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, बात यहां मेटेलिक कंडक्टर की कर रहा है, तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली का है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो यदि R1 वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है R2 से, तो ऑब्वियस है कि R1 वाला रेजिस्टेंस जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर भी दूसरे वाले से ज्यादा होगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इसको याद रखना है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, क्या याद रखना है? तो एक बात आपको याद रखना है कि V और I के बीच यदि ग्राफ बन रहा है तो इसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। और दूसरी बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का संबंध टेम्परेचर से मेटेलिक कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ठीक, तो T1 टेम्परेचर जो है वो T2 टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट ना, सर्किट में करंट कितना जा रहा है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, यहां आप देखिए भाई, यहां से करंट उतर रहा है इसमें। अब हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो अब यहां देखिए, एक इंड यहां है, एक इंड यहां है। अब इस 2 इंड में ये जो दोनों आप देख रहे हैं 1 ओम और 1 ओम, ये तो सीरीज में हो गया। तो ये 1 ओम और 1 ओम यदि सीरीज में हो गए, बोलिए तो क्लास ले रहा हूं, बोलिए। देखिए, ये 1 ओम और 1 ओम ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो ये दोनों मिल करके कितना होगा? तो दोनों मिल करके 1 ओम और 1 ओम मिल करके दोनों 2 ओम होगा। और ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ, अब तो पैरेलल में हो गया, तो 2 ओम के साथ मिल करके जो है वो 1 ओम बनाएगा। अब रेजिस्टेंस आपके पास जो आरनेट की वैल्यू हो गई ये 1 ओम हो गई, और V आपके पास कितना है? 2 वोल्ट है। तो इस सिचुएशन में I इज इक्वल टू आप V बाई R करेंगे, V की वैल्यू 2 वोल्ट है और आरनेट आपके पास 1 आया है, तो करंट यहां से आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम। अब देखिए, जर्मेनियम है क्या बेटा? तो जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर। अब एक बात आपको दिमाग में रखना है, एक बात आपको दिमाग में रखना है कि ये जो इधर में जो आपको रिलेशन बताया हूं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का डायरेक्टली का, दिस इज फॉर मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन यदि यही हम सेमी कंडक्टर ले लें तो फिर रेजिस्टेंस का संबंध टेम्परेचर के साथ कैसा होता है? इनवर्सली होता है। तो यहां समझिए कि जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? घटेगा। ध्यान देना है, सेमीकंडक्टर हो गया या कोई इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेमीकंडक्टर या कोई इलेक्ट्रोलाइट, इनका संबंध, इनके रेजिस्टेंस का संबंध टेम्परेचर से इनवर्सली का होता है। यहां टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज। दिमाग में रखना है। देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझिए, आपके पास कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, यदि इन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, और R1 रेजिस्टेंस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, R2 से बड़ा है और R2 R3 से बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? R3 है। जब इनको पैरेलल में आप जोड़ेंगे ना,
जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो आपको आर नेट की वैल्यू मिलेगी या R3 वाले से भी कम मिलेगा। और जब इन्हीं रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो जो आर नेट की वैल्यू मिलेगी वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा मिलेगा। उसी के रिगार्ड में क्वेश्चन है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? क्या वो बराबर होगी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या समटाइम्स ग्रेटर एंड समटाइम्स स्मॉलर? भाई समटाइम वाला खेला इसमें नहीं है, इक्वल वाला खेला इसमें नहीं है। अभी आपको समझना है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा जी, बिल्कुल, जब किसमें जोड़ा जाए? पैरेलल में जोड़ा जाए तब। और यही पैरेलल की जगह यदि सीरीज लगा दे तो ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q। साफ साफ समझ में आ रहा है, ये स्केलर तो दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो भी कैसा होता है? स्केलर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट, 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर होता है? बोला ना 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर होगा? तो अब जरा समझिए, देखिए ये मेगा ओम लिखा है। मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। ठीक, अब यहां देखिए 1 ओम किसके बराबर है? तो मैं लिख रहा हूं कि 1 ओम 10 टू द पावर -6 मेगा ओम के बराबर है। तो जब यहां 10 टू द पावर -6 दे दिया और मेगा का मीनिंग निकाल करके 10 टू द पावर 6 करेंगे तो फिर जरा सोचिए कि 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या होगा? 1। तो क्या ये 1 ओम नहीं आएगा? तो 1 ओम किसके बराबर होगा? तो ये ऑप्शन सी लगेगा, 10 टू द पावर -6 मेगा ओम के बराबर होगा। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कम, मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा है। आगे है इन जनरल, when the temperature of conductor increases, तो जब कंडक्टर के टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? अभी आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस का संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है टेम्परेचर के साथ। किसके लिए ये भी ध्यान देना है, किसके लिए? तो कंडक्टर के लिए। यही इंसुलेटर रहे चाहे इलेक्ट्रोलाइट रहे तो यही रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो यहां समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 1 वोल्ट किसके बराबर है? तो इससे पहले भी हम लोग किए इस चीज को। भाई V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। इसको यदि आप 1 वोल्ट कहना चाहते हैं तो ये 1 जूल बाई 1 कूलम करेंगे, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन ए रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन ए सर्किट द एमीटर इज कनेक्टेड इन। तो ध्यान देना है बेटा, एमीटर जब भी जोड़ा जाता है सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। वहीं पर एमीटर की जगह पर यदि वोल्ट मीटर रहता है तो उसका कनेक्शन सर्किट में हमेशा पैरेलल में होता है। ठीक, आगे, इन आवर हाउसेस ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, इट एम्प्लाइज दैट। देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सब 220 वोल्ट पर। तो देख सुनो, हर डिवाइस को सेम वोल्टेज कब मिलता है? तो जब हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं सब के सब पैरेलल में यदि जुड़े हुए हैं, सब के सब यदि पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा। तो यदि हर एक डिवाइस को 220 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब हमारे घर की वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुई है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, तो फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं रियोस्टेट। याद रखिएगा, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसकी वैल्यू बदलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टर। ठीक है, एक मिनट, फिक्स रेजिस्टेंस आपसे पूछा है ऊपर ना, फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट, फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग, गलती हो गई, फिक्स रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है भाई? देखिए जो हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस का यदि हम लोग सिंबल बनाए तो देखिए हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। यदि इसको हम ऐसे करके और यहां पर ऐसे एरो लगा देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियोस्टेट। मतलब कि ये जो स्लाइडर है, या फिर इसको ऐसे भी बनाया जाता है,
ये इसको ऐसे भी बनाया जाता है। इस जॉकी को हम आगे पीछे करके इस रेजिस्टेंस को हम लोग बदल सकते हैं। तो ये रियोस्टेट है ना, ये रियोस्टेट है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट बोलेंगे, और फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। कितना कर पूछ रहा है, कितना वर्क होगा? तो देखिए, वर्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जो भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो W बाई क्यू के बराबर होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 118 से 128 तक जा रहा है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का? 10 का। पूछ रहा है कितना वर्क होगा, कितने चार्ज को ले जाने की बात हो रही है? 2 कूलम को। इसको उधर ले जाएंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा? 20 जूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं? वह कंडक्टर जो ओम्स के नियम को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो ओमिक कंडक्टर वही है विच ओबे ओम्स लॉ। ठीक, आगे, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 90 ओम। 90 ओम एक वायर का रेजिस्टेंस है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में इसको बेंट किया गया। अब एक बात समझिए, आर का संबंध लेंथ के साथ डायरेक्टली का है। तो यदि पूरे इस तार का रेजिस्टेंस बेटा 90 ओम है और इसको 3 टुकड़ों में बांट के आप लगाए होंगे, तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। आगे कह रहे थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स। कोई भी 2 कॉर्नर ले लीजिए और इनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप यहां बार बार देख रहे हैं कि ये दोनों किस में हो रहा है? सीरीज में। तो 30 और 30 मिलकर कितना बना देगा? 60। और उसके साथ ये किसमें? पैरेलल में। तो यहां पर जो आर नेट आपको मिलेगा, ये मिलेगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 30 बटे में 60 प्लस 30। ये ऊपर आ जाएगा आपके पास, ऐसा करते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 30 और अपान में ये 90 कर लेते हैं। ये इससे 3 बार में जाएगा और ये इससे 20 बार में, यानी कि हमारे पास कितना ओम आ गया? 20 ओम। ये बात आपको दिमाग में रखना है। इसी प्रश्न को देखिए ऐसे भी बना सकता है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम है, इसको सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया, तो डायमीटर के एंड के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? जब सर्किल के फॉर्म में आप कर रहे हैं, यानी कि इस 90 ओम को आप 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये 45 ओम हो जाएगा और ये 45 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसके डायमीटर के एंड के अक्रॉस आपसे पूछा है, तो फिर नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहां पर आएगी इस सिचुएशन में वो 45/2, क्योंकि हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 2 है, तो 45/2 करेंगे, यानी कि 22.5 ओम आएगा। यदि सर्किल के फॉर्म में इसको ले जाए तब, इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकता है। तो बस आपको यही रिलेशन याद रखना है, जिस तरह से आप लेंथ का बंटवारा करेंगे उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी बंटवारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The resistance will be least in a wire with dimension। कह रहा है कि ये अलग अलग डायमेंशन दिया हुआ है, कह रहा है किस सिचुएशन में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो देखिए, जब यहां हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो तो सब में फिक्स है, रो लेंथ आपके पास L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास 2 है, तो यहां रेजिस्टेंस आ जाएगा रो L/4a। यहां रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहां का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? रो L/a। अब देखिए, इन दोनों का तुलना करिए तो रो L/a में 4 का डिवाइड कर दिया गया है और यहां पर डिवाइड नहीं किया, तो ये तो पहले ही छोटा हो गया। यहां आप बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L के जगह पर 2L और ये a, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई रो L/a है, यानी कि इसका 2 गुना हो गया ये। नॉन ऑफ दिस। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें? द रेजिस्टेंस विल बी लीस्ट इन अ वायर विथ डायमेंशन। सबसे रेजिस्टेंस छोटा कहां होगा? तो देखिए, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसका ये क्या हो गया? 2 गुना हो गया, तो आपको ये छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें 1/4 करने पर ये आ रहा है, इसमें 1/4 करने पर आ रहा है, यानी कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल r is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel. The required resistance of the combination will be, तो जो required resistance होगा combination का वो क्या होगा? आप समझिए, देखिए, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसे n इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। अब सिंपल सी बात है कि मैं अभी आपको बताया हूं कि रेजिस्टेंस का संबंध लेंथ के साथ कैसा है? डायरेक्टली का है। तो n इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, तो जो प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो स्मॉल r बाई n होगा।
ठीक। एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और इन पार्ट्स को क्या किया गया है, पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब समझिए, यदि इनको पैरेलल में आपने जोड़ा तो पैरेलल में आर नेट आप निकाला। अच्छा, हर एक रेजिस्टेंस बराबर है तो आप करते क्या है, आर बाई एन कर देते हैं। अब आपके पास आर कितना मिला है, स्मॉल आर बाई एन, और नीचे भी क्या है आपके पास, एन है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आएगा आर बाई एन स्क्वायर। ये आपके पास आर नेट की वैल्यू आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग से लगा के समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर is to be stabbed into a conductor of minimum resistance, its length L, area cross section A, shall be respectively. In a certain piece of copper is to be stabbed into a conductor, minimum resistance के लिए आपको काम करना है। फिर से सेम यही क्वेश्चन, यहां पर जो आपको क्वेश्चन बताया गया सेम वही क्वेश्चन यहां पर है। यहां पर लिस्ट का भी मतलब मिनिमम ही है, ठीक है, वही काम आपको यहां पर करना है। प्रत्येक का रेजिस्टेंस आप निकालेंगे और देखेंगे सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, जो सबसे छोटा आ रहा है उसको ऑप्शन टिक करेंगे, या आप खुद से करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्राज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट मींस इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। देखिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट कितना ले रहा है, 4 एम्पियर का। कब, जब इसे 220 वोल्ट पर जोड़ा जा रहा है तब। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि देखिए यहां पर आपके पास आई दिया है, यहां आपके पास वी दिया है, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, वी है, आई है, आर है, ओम्स का नियम लगेगा। V इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई। V कितना दिया है, 220 दिया है, I कितना दिया है, 4 दिया है। इससे जब आप कटाएंगे इसको तो ये आपको मिलने वाला है कितना, 55। ठीक है, 4 बजे 20, ठीक है, 55 ओम। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। In doing so, the heating effect in the conductor will be, देखिए हीटिंग इफेक्ट, हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी। अब यदि रेजिस्टेंस को आपने घटा करके इनिशियल वैल्यू का आधा कर दिया तो यहां साफ साफ समझ में आ रहा है कि हीट और रेजिस्टेंस में संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। यदि रेजिस्टेंस आधा होगा तो हीट भी आधी हो जाएगी, यानी कि हीट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो किस पर काम करता है भाई, इलेक्ट्रिक आयरन का हम काम क्या लेते हैं, गर्म होता है तो उसको हम लोग उससे कपड़ा अपना प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं कपड़ा, तो गर्म होने पर वो काम करता है। इसका मतलब है कि इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये देखिए क्वेश्चन, फॉर अ कांस्टेंट करंट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए हमारे पास पावर का फार्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई, फिर पावर का फार्मूला है V स्क्वायर अपान में R, फिर पावर का फार्मूला है I स्क्वायर इंटू R। अब देखिए इसे क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट करंट पर जो ग्राफ बनेगा पावर और रेजिस्टेंस के बीच में, तो करंट को कांस्टेंट कर देंगे यदि, तो पावर का संबंध रेजिस्टेंस के साथ कैसा होगा, डायरेक्टली। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बीच से जाते हैं, तो P और R के बीच का ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को इस बार कांस्टेंट बोला है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में R, यही फार्मूला है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और पावर तीनों आता है। अब बोला कि इसको कांस्टेंट करिए, तो फिर ये संबंध हो गया हमारे पास, ये रिलेशन हो गया हमारे पास, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जब कम है तो पावर उस समय ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जब कम तो उस समय देखिए पावर ज्यादा है। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पावर में कमी आएगी, यानी कि ये ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक, आगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, जो वायर की रेजिस्टिविटी है, तो बेटा एक बात ध्यान देना है, रेजिस्टिविटी आती ही कब है, जब हम फिक्स करते हैं, क्या फिक्स करते हैं, लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो इन दो बातों पर तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती नहीं है। किस पर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर वेरीज विथ लेंथ होगा नहीं, वेरीज विथ क्रॉस सेक्शन होगा नहीं, वेरीज विथ इट्स मास होगा नहीं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड मास। यही हमारे पास ऑप्शन होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड मास ऑफ द वायर।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और उससे स्ट्रेच किया गया उसके लेंथ के 3 गुना, तो बताइए कि ये उसका नया रेजिस्टेंस क्या। मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जब वायर को स्ट्रेच करने की बात आए ना, तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो जितना गुना स्ट्रेच किया गया है ना, जितना गुना स्ट्रेच किया गया है, आप उसका स्क्वायर करिए और इनटू जो पुराना वाला रेजिस्टेंस उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर स्ट्रेच करने की बात कितने गुने की हुई है, 3 गुने की हुई है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर करिए और मल्टीप्लाइड बाई जो रेजिस्टेंस पहले वाला है वो करिए। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, और जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 45 होगा। यदि ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए। हम इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए एक अलग से फार्मूला ही मैं आपको बना के एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं ये फार्मूला कहां से आ गया। अब यही बात कंप्रेस करने की हुई रहती ना, तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो पुराना वाला रेजिस्टेंस बटे में n स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance? देखिए जहां पर भी बात लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस किया है तो ये सारे के सारे किस कॉम्बिनेशन में जोड़े जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके जोड़े जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/r नेट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इनका एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 जाएगा, 6 3 9 2 11 और 12/24 होगा। अब ये 1/r नेट की वैल्यू है और हमको r नेट चाहिए, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना। तो r नेट की वैल्यू हो जाएगी 24/12 और कट के कितना आने वाला है, 2 ओम आने वाला है। ऑप्शन हो गया हमारे पास पहला। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। चलिए भाई, ये एक आखिरी क्वेश्चन है और इसे आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि पढ़ाते समय मैं आपको बताया भी हूं कि 1 कूलम यदि चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, जी तब इसको बंद किया जाए ना। विशेष पे आएंगे हम लोग।